हेलो फ्रेंड्स, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 6 में आपका वेलकम है। तो अब तक हम लोगों ने जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट किया था उससे रिलेटेड आपका यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को करते हैं और देखते हैं हम कितना समझ पाए उस चैप्टर को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, वाई इज़ रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो आपको पता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट रिलीज़ होता है। ठीक है, क्या होता है, हीट रिलीज़ होता है, और हीट रिलीज़ होता है उसे तो कहते हो आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक्सो मतलब बाहर निकलना। बात आ गई समझ में। तो सीधी सी सिंपल सी एक लाइन लिखेंगे क्या, क्योंकि आपका इसमें हीट रिलीज़ होता है। और कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि उसमें हीट रिलीज़ होता है। बात आ रही समझ में। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑन व्हाट बेसिस इज़ अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। तो क्या बेस रहता है किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। तो क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे आप उसको बैलेंस करते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपकी कोशिश रहती है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एलिमेंट के जितने भी एटम हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो आप उस ये काम करते वक्त आप क्या बैलेंस कर देते हो, मास बैलेंस करते हो। ठीक है, तो यही रहेगा आपका कि आप मास के बेस पे आप केमिकल इक्वेशन को क्या करते हो, बैलेंस करते हो। क्लियर है, तो अपनी लैंग्वेज में आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज़ एडेड टू वाटर फिल्ड इन अ बकेट। तो आपको पता होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विकलाइम बोलते हैं। आज जब इसको पानी में आप डाल देते हो, ठीक है, तो क्या बनाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हीट रिलीज़ होता है। तो ये बोल रहा है बकेट के साथ क्या होगा, तो बकेट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब वो हीट हो जाएगा। ठीक है, गर्म हो जाएगा। और थोड़ा क्लियर करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये क्विकलाइम जिसे बोलते हैं, कहाँ गया, ये रहा क्विकलाइम जिसे बोलते हैं, वो आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये आपका लिक्विड, और ये एक्वस। ठीक है, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हीट रिलीज़ होगा, तो हीट रिलीज़ होगा तो बकेट क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा, हीट रिलीज़ होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो आपको पता है कि मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम रिबन है, ये प्योर मैग्नीशियम है मान लीजिए, और कुछ देर आपने इसको एयर में रख दिया, तो एयर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, आपको पता है एक सिंपल सी रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर इतना। अगर इसको आप बैलेंस करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए और यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। बेसिकली ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो लेयर जम जाती है मैग्नीशियम के ऊपर, ठीक है, अब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम गई तो जब और भीतर जितने भी मैग्नीशियम है वो तो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, ये तो बोलेंगे यार और तो मैग्नीशियम कहाँ पर है, एयर में जो O2 है वो क्या बोलेगा, यार मैग्नीशियम कहाँ पर है। तो मैग्नीशियम एयर जब मैग्नीशियम के कांटेक्ट में आएगा तो उससे पहले आपको ये वाला कांटेक्ट मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो हम तो क्या करवाना चाहते हैं, मैग्नीशियम का रिएक्शन कराना चाहते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये ऊपर वाली लेयर को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, रब करना पड़ता है। तो जो भी आपके पास सैंड पेपर जो भी होता है उससे आप इसको रब करते हो और इसको शाइन बनाते हो। ठीक है, सिल्वरी वाइट कलर का होता है ना मैग्नीशियम, तो वैसा बना देते हैं तो हमें लग जाता है कि हाँ भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट चुकी है। क्लियर है, तो इसका आंसर सीधा आपको यही लिखना है कि मैग्नीशियम टू रिमूव द मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है। प्रोटेक्टिव इन द सेंस कि वो मैग्नीशियम को किसी और से रिएक्ट होने से बचाती है। कौन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है, ओके, बात आ गई होगी समझ में अब तक तो। अच्छा, चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो ए केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड ईजिली बाय अल्टरिंग द फॉर्मूला ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो देखिए मैंने बोला था कुछ भी करो आप फॉर्मूले को अल्टर नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने बार बार ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। छोटा सा एग्जांपल है H2O2।
अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करो तो फटाक से ना आप ये मत कर देना कि यहाँ पे 2 लगा दिया हो गया। इससे तो आपने वाटर का फॉर्मूला ही चेंज कर दिया। वाटर का फॉर्मूला तो H2O होता है, ना कि H2O2, ठीक है। और H2O2 किसका फॉर्मूला होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तुम लिख देता हूँ यहाँ पे दोबारा से ताकि आपको याद रहे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो इससे तो ये अल्टर हो गया। अल्टर करने से आपका केमिकल फार्मूला ही बिल्कुल चेंज हो गया, है ना। तो ये सब आपको काम नहीं करना है ड्यूरिंग द, मतलब जब आप बैलेंस इक्वेशन, जब अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करते हो, क्लियर है। तो ये काम आपको नहीं करना है। तो ये बोल रहा है कि ये क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया ना, क्योंकि आप ये काम नहीं कर सकते। आगे चलिए, 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो चलो देखते हैं इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है इस इक्वेशन को। तो इस बंदे ने ऐसा लिखा हुआ है O और MgO, क्लियर इतना। अब जब ये बातें इसने लिखी हैं तो ये भूल गया कि यार ऑक्सीजन, जो एयर में ऑक्सीजन होता है उसका फॉर्मूला तो O2 होता है, ठीक है। O फॉर्म में ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करता है नॉर्मल कंडीशन में, क्लियर है। क्यों नहीं करता? क्योंकि नेचर सपोर्ट नहीं करता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ आके क्या बना देता है? O डबल बॉन्ड बनाता है। ये मैं बार बार बताते आ रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो आपका जो एयर में होता है वो O2 के फॉर्म में रहता है। तो पहली गलती तो ये है कि यहाँ पे 2 नहीं लगा रखा था, तो ये हम लोगों ने ठीक किया। दूसरी बात कह रहा है कि इस इक्वेशन को बैलेंस भी करो। क्या कह रहा है? बैलेंस भी करो। तो बैलेंस करना है तो सिंपल हीट एंड ट्रायल मेथड से ही कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, जो कि अभी भी हम लोगों ने देखा था। तो इस तरीके से ये बैलेंस इक्वेशन भी हो गया, ठीक है। हम लोगों ने करेक्ट भी कर दिया इस चीज़ को और इसको बैलेंस भी कर दिया। तो आपको यही पता करना था कि ऑक्सीजन जो आपका एयर में O2 की फॉर्म में रहता है, ठीक है। डायटमिक है ऑक्सीजन। क्या बोला मैंने? डायटमिक, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम है, क्लियर है। बस इतना याद रखिए, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन है, व्हाट डज द सिंबल एक्वस रिप्रेजेंट इन ए केमिकल इक्वेशन। तो एक मिनट रुकिए। तो AQ के बारे में हम लोगों ने बोला ये AQ क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्वस। तो सॉल्यूशन मेड इन वाटर, तो उसे क्या बोल देते हो? एक्वस। फॉर एग्जांपल H2SO4 है, H2SO4 है आपके पास। अगर इसको पानी में मिला दिया तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो H2SO4 का सॉल्यूशन बनेगा। तो अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? AQ, इस तरीके से ये बन गया AQ। तो ये क्या बोलना क्या चाहता है? तो यही बोलना चाहता है कि सॉल्यूशन मेड इन वाटर इज, अगर है तो उसे क्या बोलेंगे? एक्वस बोलेंगे, ठीक है। तो बस यही है और क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ फोटोसिंथेसिस कंसीडर्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। फोटो सिंथेसिस लिख लेना अपना। तो सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, क्लियर इतना। फॉर्मेशन मतलब बनना, ठीक है। तो लाइट के द्वारा किसी चीज़ का बनना, मतलब लाइट एनर्जी यूज़ हो रहा है। तो लाइट एनर्जी यूज़ हो रहा है तभी तो लिखा गया एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो सीधी बात क्या लिखोगे? क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी कंज्यूम होती है, मतलब लाइट एनर्जी यूज़ होता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखते थे? CO2 + H2O, और ऐसे ऊपर एरो की तरफ ऐसे लिख देते थे, ठीक है। और यहाँ नीचे क्लोरोफिल भी लिख देते थे, जो कि इस क्वेश्चन में तो डिमांड नहीं कर रहा है इस चीज़ की, लेकिन हम लिख देते हैं। फिलहाल हमें ये बताना चाहिए यहाँ पे लाइट एनर्जी यूज़ हो रहा है। और क्या बनता था आपको? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज लिख दें, सिंबल अपने आप यूज़ कर लेना। चलो लिख देते हैं C6H12O6 और साथ में वाटर। तो ये जो एनर्जी यूज़ हो रही है, एनर्जी यूज़ होती है तो क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ओके। आगे चलिए क्वेश्चन करते हैं, 9th क्वेश्चन, हाउ विल यू इंडिकेट द फॉलोइंग इफेक्ट्स इन अ केमिकल इक्वेशन। तो कैसे कैसे इंडिकेट करेंगे? तो हमें ये पता है कि ए सॉल्यूशन मेड इन वाटर के लिए क्या यूज़ करते हो? AQ, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ें। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या होना चाहिए? हीट। पर हीट कहाँ लिखोगे? प्रोडक्ट में, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्लियर इतना। एक्सोथर्मिक में हीट को प्रोडक्ट के साइड लिखा जाता है, ओके। एंडोथर्मिक में हीट को कहाँ लिखा जाता है? रिएक्टेंट के साइड लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है इंडिकेट कैसे करेगा? तो हीट के लिए आप चाहे हीट लिख दीजिए, एक्सोथर्मिक के लिए हीट लिखें चाहे, ठीक है। या फिर डेल्टा बना दीजिए, या फिर एनर्जी लिख दीजिए, एनर्जी, ठीक है। या फिर हीट एनर्जी लिख दीजिए। तो ये डिफरेंट आप तरीके यूज़ कर सकते हो इंडिकेट करने के लिए, हीट रिलीज़ हो रहा है या फिर निकल रहा है। पर आपको ये हमेशा याद रखना है कि रिएक्टेंट में जब आप हीट यूज़ कर रहे हो, एंडोथर्मिक के केस में आप रिएक्टेंट में हीट ऐड करोगे और
एक्सोथर्मी के केस में, प्रोडक्ट में। क्लियर इतना? ओके, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? हाँ, तो अब आया जो हम लोग पिछले 2 लेक्चर से बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हम धीरे धीरे करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है। तो आपको ये वर्ड इक्वेशन गिवन है, तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन। तो ये जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसको केमिकल इक्वेशन मतलब आपको सिंबल के फॉर्म में चीज़ें लिखने और फार्मूले वगैरह के फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है, फार्मूला वगैरह यूज़ करके, ठीक है। तो यही तो होता है, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हमें ये वर्ड इक्वेशन गिवन है या फिर एक स्टेटमेंट गिवन है, उसको आपको केमिकल इक्वेशन में लिखना है और देन उसको बैलेंस भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखो सल्फाइड वर्ड यूज़ आया तो कैसे क्या होगा, सल्फाइड के लिए क्या लिखते हैं, ये है ना, IDE आया ना, ID जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। आइड वर्ड आता है तो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सल्फाइड है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 नेगेटिव आता है, ये आपको याद रखना है। और क्या, हाइड्रोजन के लिए H+ रखते हो आप, दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, H2S। क्लियर इतना? ये तो फार्मूला बनाने का तरीका आपको मैंने बता दिया, आपको ये याद रखना है। हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला क्या होता है, H2S। इसमें क्या ऐड कर रहे हो आप, इसमें ऐड कर रहे हो आप एयर मतलब O2, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो वाटर का फार्मूला तो आपको पता ही है, ठीक है। प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड के लिए क्या यूज़ करते हो, SO2। तो ये आपको इक्वेशन दिया गया है, बात आगे समझ में, ये आपको इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन से आपको क्या बनाना है, इस इक्वेशन से आपको बनाना कुछ नहीं है, आपको बैलेंस करना है इस इक्वेशन को। तो चलिए बैलेंस करते हैं, दूसरे उसमें चलते हैं एक बार। हाँ, तो आपके पास है H2S, ओके एक मिनट, आपके पास है H2S प्लस O2 देता है H2O वाटर मतलब, और SO2। क्लियर इतना? देन उसके बाद आपको इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने स्टेप वाइज क्या किया था, सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख देते हैं, ABCD। स्मॉल लेटर में ही लिखना, क्योंकि अगर आप कैपिटल लेटर में लिखते हो ये कोएफिशिएंट तो थोड़ा क्लैश कर जाएगा आपके जो भी सिंबल है उससे, ठीक है ना। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। ओके, ये काम करने के बाद आप एलिमेंट लिखेंगे, कौन कौन से आपके पास एलिमेंट इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है हाइड्रोजन दिख रहा है, सल्फ़र दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है। क्लियर है? देन उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद यहाँ लिखना है रिएक्टेंट और यहाँ लिखना है प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट में उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम कितने हैं और रिएक्टेंट में कितने हैं। तो मैंने आपको उस दिन बताने की कोशिश की थी कि देखिए, अगर हाइड्रोजन के बारे में बात करें, एक हाइड्रोजन की टेबल और ऑक्सीजन की टेबल बताएं और सल्फर की टेबल बनाएं, तो हाइड्रोजन की अगर बात करें तो देख रहे हो आप रिएक्टेंट में A से इंटू कर रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। ये A दोनों से इंटू करेगा, ये हाइड्रोजन से भी करेगा और सल्फ़र से भी। तो मैं कह सकता हूँ हाइड्रोजन यहाँ पर 2A है, ठीक है। और तो कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है रिएक्टेंट में, नहीं। अब आ जाते हैं रिएक्टेंट में, तो सॉरी प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में आप देख रहे हो यहाँ पर भी क्या है, 2C कर देंगे इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या बोला कि जितने हाइड्रोजन रिएक्टेंट में हैं और प्रोडक्ट में है, मैंने दोनों को लिख दिया और इसको मैंने इक्वेट कर दिया, क्योंकि यही तो है ना, ये दोनों इक्वेशन बराबर होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितने आइटम यहाँ पर है इतने आइटम यहाँ पे, बस हमें A और C की वैल्यू निकालनी है, वो हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। ओके, तो सल्फ़र के लिए देखिए क्या लिखेंगे, सल्फ़र के लिए लिखेंगे A, है ना, क्योंकि इस केस में देख लीजिए सल्फ़र A इससे भी इंटू कर रहा है ना, तो A। और प्रोडक्ट में जाएँ तो D आएगा, ठीक है। अच्छा आगे चलिए, ऑक्सीजन के लिए देखिए, तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, और B से इंटू तो क्या हो जाएगा 2B। और यहाँ प्रोडक्ट में देखेंगे तो ये C हाइड्रोजन के साथ भी था और ऑक्सीजन के साथ भी है, तो यहाँ हो जाएगा C प्लस, आगे देखिए ये वाला काम, तो 2D। क्लियर इतना? तो ये आपके इक्वेशन बन जाते हैं, ठीक है। ये इसके साथ इक्वेट करेगा, ये इसके साथ इक्वेट करेगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इनमें से किसी की भी वैल्यू 1 मान लीजिए एक बार। अगर मैं A की वैल्यू लेट कर ये 1 मान लेता हूँ,
थोड़ी देर के लिए, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। इस वाली इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सी की वैल्यू भी 1 निकलेगी। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। अच्छा, जब सेकंड वाले इक्वेशन से अगर ए की वैल्यू 1 है तो डी की वैल्यू क्या होगी, 1। बात आ रही समझ में। अब आता है बी की वैल्यू, बी की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से निकल जाएगा। ठीक है, तो 3 वेरिएबल आपके पास और 3 इक्वेशन यहाँ पे हैं, गिवन है। ठीक है, जो भी है, तो बी की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 1, तो 3/2 हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। बात आ रही है समझ में ना। इस इक्वेशन में अगर मैं सॉल्व करूँ, 2b = c + 2d, तो b की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे कोफिशिएंट मिल चुके हैं। a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू है 3/2 और c की वैल्यू 1 और d की वैल्यू क्या है, 1। तो इस तरीके से आप जो भी आपके पास इक्वेशन था, क्या था, AH2S प्लस O2 क्या देता है आपको, H2O प्लस SO2, एक मिनट, SO2। ठीक है, तो ये आपने बोला था A B ये C और ये D था, तो A की वैल्यू क्या थी, 1, तो मैं सीधा लिख देता हूँ H2S। B की वैल्यू क्या थी, 3/2 O2, और इसको क्या करता हूँ, C की वैल्यू 1, तो मैंने सिंपल ऐसे लिख दिया H2O, और D की वैल्यू 1, तो इस मैंने सिंपल लिख दिया ये। तो इस तरीके से आपने ये इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। अब देखिए हर एक एलिमेंट के एटम को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितने रिएक्टेंट में, 2, प्रोडक्ट में आपको 2 ही मिलेंगे। ऑक्सीजन तो ये क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर गड़बड़ होगी तो आप इसको दोबारा से बना सकते हैं। सल्फ़र देखिए कितना है यहाँ पर, 1, प्रोडक्ट में भी 1 है, तो ये 2 एलिमेंट तो बैलेंस हो गए। चलिए ऑक्सीजन के लिए देखते हैं क्या है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखेंगे तो 3/2 × 2, तो कितना हो जाएगा, 3। तो रिएक्टेंट में कितना है, 3, और प्रोडक्ट में देखेंगे तो 1 यहाँ पे मिलेगा आपको और 2 यहाँ मिल रहे हैं, 2 यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके प्रोडक्ट में भी 3 ऑक्सीजन के एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन के एटम है, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस चीज़ को बैलेंस कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यार ये सही नहीं लग रहा है मेरे को, मतलब फ्रैक्शन में आ गया ना यहाँ पर O2, तो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं इसको, इतना भी ठीक है लेकिन इसको और थोड़ा अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरी इक्वेशन का मतलब है पूरी, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है और इससे भी करना है। तो करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2H2S, ये कितना हो जाएगा, 3O2। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा ये और ये, और क्या देगा, 2H2O प्लस में 2SO2। क्लियर है इतना। तो इस तरीके से आपका ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। अच्छा, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉस्फोरस बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस के लिए P लिखे देंगे क्या, चल देखते हैं। ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहा है और क्या मतलब पेंटॉक्साइड PO5, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आपको ये फॉस्फोरस ऐसे P नहीं लिखना है, होता क्या एक्चुअल में P4 आपको ऐसे लिखना है, O2 तो आपको ऐसे ही लिखना होता है, और पेंटॉक्साइड आपका फॉर्मूला होता है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का, सॉरी, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता है। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोफिशिएंट लिखते हैं। तो चलिए कोफिशिएंट लिखते हैं A B एंड C, तो जितने उतने लिखेंगे। देन उसके बाद एलिमेंट के नाम जितने भी जो भी हैं उनके सिंबल लिख लीजिए। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन ये हमें दिख रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद रिएक्टेंट में कितने पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। ठीक है, तो ये सब करते वक्त हमें क्या नाम कर रहे हैं, हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं और वो बैलेंस हो रहा है। बात आ रही है समझ में। ओके, तो चलिए इसको एक बार बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 4A
और यहाँ क्या लिखेंगे 2C। बात आ रही समझ में? ठीक है। और ऑक्सीजन के लिए 2B और प्रोडक्ट में क्या है 5C। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बन जाता है। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे भी सॉल्व करना है, ए बी सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो थोड़ा यहीं पर करने की कोशिश कर देते हैं, समझ में आ गई होगी बात। मान लीजिए ए की वैल्यू 1 ले लेता हूँ मैं, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी 2। इक्वेशन 1 से बोल रहा हूँ मैं। अगर ए की वैल्यू 1 है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। बात आ रही समझ में? अच्छा, बी की वैल्यू क्या होगी, अगर बी की वैल्यू निकालना है तो मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, इक्वेशन 2 में। तो सी की वैल्यू अभी भी मैंने निकाला 2, तो 5 दूनी 10 ये हो जाएगा, और ये 2 उसके नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10/2, तो कितनी आ जाएगी 5 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने तीनों कोफिशिएंट निकाल चुके हो, और इस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो ए की वैल्यू 1, तो 1 ऐसे ही रहने दीजिए। बी की वैल्यू 5 एंड सी की वैल्यू 2। तो चलिए दोबारा से एक बार लिख लेते हैं। चलो लिखते क्या है, इसको एक बार मिटा देते हैं। अरे यार। तो ए की वैल्यू आई थी 1, तो हम लिख देते हैं P4 सिंपल। बी की वैल्यू कितनी आई थी, एक बार सी की वैल्यू देख लेते हैं, ये कितनी आई थी 2 आई थी ना, 2। तो ये जगह P2O5, और बी की वैल्यू आई थी 5। ठीक है, तो O2। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो एलिमेंट आपके बैलेंस हो चुके हैं। यहाँ पे फॉस्फोरस 4 है, यहाँ पे 4 है, 2 2 4। ऑक्सीजन के लिए देखिए 5 2 10, और यहाँ देखिए 2 पंजे 10। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और फॉस्फोरस भी आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, 4 फॉस्फोरस और 10 ऑक्सीजन दोनों तरफ। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस चीज़ को किया। तो आपको बस ये याद रखना है कि फॉस्फोरस का फॉर्मूला आप P4 लिखोगे, पेंटॉक्साइड होता है P2O5। क्लियर? इतना थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो कि आपको याद करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कार्बन वाला। तो कार्बन डाइसल्फाइड बर्न इन एयर। तो कार्बन डाइसल्फाइड है जो कि बर्न करता है एयर में टू गिव क्या, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो सिंपल सा है, चलो देखते हैं क्या है इसमें। तो कार्बन डाइसल्फाइड बोला है, तो जैसे कि बोला था मैंने कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है CO2, तो वैसे सल्फाइड क्या होता है आपको याद रख लेना है CH2। क्लियर है, ख़त्म कहानी। ओके, ऑक्सीजन में बर्न होता है, क्या बनाता है CO2 और SO2। चलो तो इसको देखते हैं एक बार, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हम बैलेंस करने से पहले देख लेते हैं कि बैलेंस है भी या अनबैलेंस है भी। तो देखते हैं, कार्बन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे सल्फ़र 2 है, यहाँ पे सल्फ़र 1 है, इसका मतलब अनबैलेंस है ना। यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर कितने 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो गए 4 ऑक्सीजन। इसका मतलब बैलेंस करना पड़ेगा इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं, तो पहले क्या लिखेंगे आप, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट B C एंड D। ओके, देन उसके बाद आप एलिमेंट के नाम लिखेंगे, कौन कौन से, कार्बन, सल्फ़र एंड ऑक्सीजन। देन उसके बाद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिखा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, एक मिनट, हाँ, देन उसके बाद क्या लिखना है आपको कि रिएक्टेंट में कितने कार्बन एटम है। तो यहाँ देख रहे हो आप A, और यहाँ का देख रहे हो C प्रोडक्ट में। अच्छा, सल्फ़र के लिए क्या करोगे, सल्फ़र के लिए क्या करोगे, ये 2A, और प्रोडक्ट में आपका D। क्लियर इतना। ऑक्सीजन के लिए देखिए 2B। अब देखिए प्रोडक्ट में देखिए ऑक्सीजन 2C प्लस, देखिए प्लस का साइन है यहाँ पर, 2D।
क्लियर इतना। तो इस तरीके से आपने इक्वेशन बनाया और इसको सॉल्व करना है। अब तो सॉल्व करते हैं चलिए। तो अगर मान लीजिए ए की वैल्यू 1 रखता हूँ मैं, ए की वैल्यू अगर 1 रखता हूँ तो सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि ये लॉ ऑफ बायो कंजर्वेशन ऑफ मास से सारी इक्वेशन इक्वल होनी चाहिए। तो ए है इतना तो सी भी उतना ही होगा। तो हमने अच्छा दूसरी इक्वेशन डी की वैल्यू निकल जाएगी। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, है ना। अब बचा सी की वैल्यू निकालना। तो सी की वैल्यू निकालने में क्या है, थर्ड इक्वेशन को पकड़ लीजिए। थर्ड इक्वेशन में देखिए 2 इंटू बी की वैल्यू निकालनी है ना। तो बी यहाँ पे रख लीजिए इज इक्वल टू 2 इंटू 1, क्योंकि सी की वैल्यू 1 है, प्लस डी की वैल्यू 2 है, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये 2 4 6। तो क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू क्या 6। तो b की वैल्यू क्या आ गया 3। तो इस तरीके से आपके b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो हमें बस ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सबको चलो मिटाते हैं एक बार। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाता है। हमें वैल्यूज़ निकल गई हैं, वैल्यूज़ निकल चुकी है हमारी, इसको हमें पुट करना है। तो दोबारा से इक्वेशन फटाफट लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 1 है तो 1 के लिए CH2 ऐसे लिख देते हैं। बी की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3O2। सी की वैल्यू देखिए कितनी है 1, तो सिंपल CO2 लिख देते हैं। और डी की वैल्यू क्या है 2, तो क्या लिख देंगे 2SO2। क्लियर इतना। अब थोड़ा चेक कर लेते हैं हमारे सल्फ़र और ऑक्सीजन वगैरह बैलेंस है कि नहीं, सल्फ़र ऑक्सीजन या कार्बन बैलेंस है कि नहीं। तो कार्बन रिएक्टेंट में 1 है यहाँ पर, प्रोडक्ट में भी आपको 1 ही दिख रहा है। क्लियर है इतना, तो चलो बैलेंस हो गया। सल्फ़र के लिए देख लिए, सल्फ़र आपके पास 2 एटम यहाँ पर है और सल्फ़र यहाँ पर 2 एटम यहाँ पर है। क्लियर इतना, तो सल्फ़र भी बैलेंस है आपका। ऑक्सीजन के लिए देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हैं, 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर है प्लस 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो 2 और 4 6 हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप लोग चेक भी कर सकते हो आपका जो भी इक्वेशन बैलेंस है वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। ओके चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम मेटल रिप्लेसेस आयरन फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ये आपको सिंबल दिया हुआ है या फिर फॉर्मूला गिवन है फेरिक ऑक्साइड का, गिविंग एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन। ठीक है, तो एल्युमिनियम मेटल रिप्लेसेस फेरिक आयरन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम जो है मेटल है, तो इसका फॉर्मूला ये होगा Al। एक मिनट, ओके। तो AlFe2O3, तो ये है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आयरन को रिप्लेस कर देता है और ख़ुद बन जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये प्लस में आयरन, ठीक है। तो क्या ये सही लिखा क्या हम लोगों ने, एल्युमिनियम का एटम तो ये ठीक है, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला भी ठीक है, ये क्या लिख दिया आपने। तो ये नहीं होता फॉर्मूला, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है Al2O3। क्या होता है Al2O3, आपको ये याद रखना है। बात आ रही समझ में। तो अब ये कैसे होगा, अब थोड़ा सा मैं 9th क्लास को थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ फटाफट। आपको पता है कि एल्युमिनियम पे कितना चार्ज आता है +3, ठीक है, ओके। और ऑक्साइड बोला तो O2-, इस तरीके से आपको लिखना है। बात आ गई समझ में। तो ये आपका एक एनायन है और ये कैटायन है, दोनों क्रॉस करो इस तरीके से, तो क्या बन जाएगा Al2O3। और इससे रिलेटेड एक और चीज़ें आपको एक बार बता देते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो O2- के फॉर्म में मिल सकता है, O2-2- के फॉर्म में मिल सकता है और O2- इस फॉर्म में मिल सकता है। देखो तीनों फॉर्म है, ठीक है। ये ऑक्साइड हो गया, ये होता है पर ऑक्साइड, ये होता है सुपर ऑक्साइड। ध्यान से सुन लीजिए, ये होता है ऑक्साइड पहले वाला, ये क्या होता है पर ऑक्साइड, पहले वाला ऑक्साइड, दूसरे वाला पर ऑक्साइड, तीसरे वाला सुपर ऑक्साइड। तो ये एनायन है ऑक्सीजन के, ठीक है, ओके। तो ये आपको ये याद रखना है। अच्छा,
और क्या बातें कर सकते हैं। एल्युमिनियम का तो +3 आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसका फॉर्मूला बना लिया। इसको बोल दीजिए एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन जब एल्युमिनियम ऑक्साइड बोला तो आपको Al2O3 ही लिखना है, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं फेरिक वाले पोर्शन पे कि फेरिक वाले के चक्कर में मतलब फेरिक क्या होता है। अगर फेरस ऑक्साइड होता तो क्या होता है। तो एक मिनट, तो देखिए आयरन जो होता है वो आपके दो फॉर्म में मिलता है, मतलब दो फॉर्म में नहीं, दो फॉर्म के आयन्स आपके बनाता है, +3 और +2 वाला। इसको बोलते हैं फेरिक और इसको बोलते हैं फेरस, ठीक है। जो कम वाला है उसे बोलते हैं फेरस और जो ज़्यादा वाला है उसे बोलते हैं फेरिक। क्लियर इतना। तो इस तरीके से हम लोगों ने याद कर लिया है कि जब आयरन है वो Fe+2 की फॉर्म में मिलता है और Fe+3 की फॉर्म में मिलता है। जब इस फॉर्म में मिलता है तो इसे बोलते हैं फेरस और इस फॉर्म में मिलता है तो क्या बोलते हैं फेरिक। तो इसने बोला फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड है तो आपको ये यूज़ करना है। और ऑक्साइड के लिए क्या बोला था मैंने, ये, तो ये इधर क्रॉस करेगा, ये करेगा, तो इस तरीके से क्या बन जाएगा Fe2O3, तो ये बन जाएगा आपका फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो कुछ कुछ एलिमेंट होते हैं जो एक से ज़्यादा आपके कैटायन की फॉर्म में रहते हैं, +2 +3 इस तरीके से। वैसे अगर कॉपर के लिए थोड़ा अगर याद करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कॉपर भी दो फॉर्म में मिलता है आपका, Cu+1 फॉर्म में और Cu+2 फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो होता है आपका होता है क्यूप्रस और ये वाला कौन सा होता है क्यूप्रिक। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। ये होता है क्यूप्रस। आपको बस ये याद रखना है कि ये इक आ जाता है इसमें ज़्यादा जो होता है। देखिए एक एलिमेंट है उसमें दो हैं, एक ज़्यादा वाला एक कम वाला, तो ज़्यादा वाले में इक आता है। जैसे आयरन वाले के केस में क्या था, +3 और +2 था, ठीक है। +2 और +3 था, तो +2 वाले को बोलते थे फेरस। तो इसमें देखिए कॉपर वाले में कम वाले को क्या बोलते हैं क्यूपरस और ज़्यादा वाले क्या बोलते हैं क्यूप्रिक। वैसी आयरन के केस में था, जो ज़्यादा वाला था उसको क्या बोलते थे फेरिक। तो ये याद करने के लिए तरीका है और कुछ नहीं है, ओके। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो दोबारा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो एल्युमिनियम रिएक्ट करता है किसके साथ, फेरिक ऑक्साइड के साथ। तो फटाफट ये लिख दिया। और क्या बनाता है, ये रिप्लेस कर देता है, मतलब इस आयरन को क्या करता है, हटा देता है। तो हटाने के बाद क्या बनाता है Al2O3। तो देख रहे हो ऑक्सीजन के साथ आ गया और आयरन को अलग कर देता है, ठीक है। तो ये आपका बनता है। तो अब देखते हैं, इसको बैलेंस करते हैं एक बार। तो यहाँ पे देख रहे हो एल्युमिनियम 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब अनबैलेंस है, ठीक है। तो बस चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है अब आगे। तो सीधा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख देते हैं यहाँ पर C/N/D, ठीक है। देन उसके बाद एलिमेंट के नाम कौन कौन से, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, आयरन, ठीक है। देन उसके बाद रिएक्टेंट में कितने और प्रोडक्ट में कितना है। अब थोड़ा स्पीड से काम करने की कोशिश करेंगे। तो एल्युमिनियम यहाँ पे A लिख देंगे यहाँ पर और B, और यहाँ देख रहे हो क्या 2C प्रोडक्ट में। ऑक्सीजन के लिए देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 3B और यहाँ देखोगे 3C, ठीक है। और आयरन के लिए 2B और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ D, ठीक है। और बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये सब क्या है, इक्वल है। एल्युमिनियम के भी एटम इक्वल होने चाहिए, ऑक्सीजन के भी और आयरन के भी, ठीक है। तो हम लोगों ने इक्वेट किया। अगर मैं A की वैल्यू 1 रखता हूँ तो C की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। अच्छा, अगर C की वैल्यू 1/2 है तो B की वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में देखिए इसका भी वैल्यू 1/2, ठीक है। और अच्छा, अगर B की वैल्यू 1/2 है तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेशन 3 से देखिए 1, देख लीजिए पहले। B की वैल्यू अगर 1/2 रखता हूँ तो 1 आ जाएगा। तो आपको बस यही तो निकालना था। कोएफिशिएंट निकल गए, ओके, कोएफिशिएंट निकल गए। हमें अब इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो अपनी कॉपी में मत ऐसे काट देना, ठीक है, उसके मार्क्स मिलेंगे जो भी आपने फॉलो किया स्टेप, ओके। इतने बेवकूफ़ तो हो नहीं आप लोग। अच्छा, तो बस आप लिख देंगे इसको। A के लिए 1 है, B के लिए क्या है 1/2, तो 1/2 Fe2O3। C के लिए क्या है, C के लिए भी 1/2 Al2O3।
प्लस डी के लिए क्या है, डी के लिए 1 है, तो क्या लिख देंगे आप, सिंपल ये, ठीक है 1। तो अब देखिए ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, एल्युमिनियम यहाँ पर 1, एल्युमिनियम यहाँ देखिए कितना है, तो ये देखिए 1/2 इंटू 2 कितना हो गया 1, तो एल्युमिनियम भी कितना हो गया 1 हो गया। बात आ रही समझ में? ओके, अच्छा एल्युमिनियम तो हो गया। आयरन के लिए देखिए यहाँ पे 1/2 इंटू 2 कितना हो गया 1, तो रिएक्टेंट में आयरन 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन के लिए देखिए, यहाँ देखिए तो 1/2 इंटू 3, तो 3/2, रिएक्टेंट में 3/2, और वही काम आपका प्रोडक्ट में भी 3/2 ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बैलेंस कर दिया। लेकिन ये इक्वेशन फ्रैक्शन में है तो पूरी इक्वेशन को 2 से इंटू कर देते हैं, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उससे इक्वेशन को पूरे से 2 से वो कर देते हैं, क्या नाम है, इंटू कर देते हैं। तो एल्युमिनियम 1/3 Fe2O3 था, और 1/3 Al2O3 था, प्लस में Fe। तो पूरी इक्वेशन को 2 से सॉरी ये 2 था, ये भी 2 था, तो पूरी इक्वेशन से 2 से इंटू करेगा तो क्या बनेगा 2Al, क्या हो रहा है ये 2Al प्लस में Fe2O3 क्या देता है Al2O3 प्लस 2Fe। तो इस तरीके से भी आपका ये पूरा बैलेंस हो जाता है। तो ये आपको स्टेप करना है, तो आपको ये रिज़ल्ट दिखाना है, ठीक है, ओके। और हाँ, इनके स्टेट वगैरह भी लिख दीजिए कि ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, क्योंकि मेटल बोला है, और ये भी मेटल होगा तो सॉलिड फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये किस फॉर्म में है और ये किस फॉर्म में, ये भी देखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड, ये वाला बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद जिंक सल्फेट। तो इसको यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेरियम क्लोराइड हीट एंड ट्रायल मेथड से करने की कोशिश करते हैं एक बार, अगर नहीं हुआ तो ठीक है। जिंक सल्फेट होगा Zn सल्फेट ये, और क्या देता है जिंक क्लोराइड, तो जिंक क्लोराइड मतलब ZnCl2, ठीक है। आपको पता होना चाहिए Zn पे +2 होता है तो इसलिए क्लोराइड। अच्छा बेरियम सल्फेट BaSO4, ये S बड़ा लिखना है, ठीक है, और O भी बड़ा ऐसे। तो इस तरीके से आपको इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देख लो बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, सल्फेट 1 है, यहाँ पर पूरा सल्फेट यहाँ पर ये रहा, जिंक यहाँ पर दिख रहा है, क्लोराइड यहाँ पे। तो ये खुद ही बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। ये बैलेंस इक्वेशन है। नंबर ऑफ़ एटम पर्टिकुलर एलिमेंट के, अगर मैं बेरियम की बात करूँ तो वो भी 1 है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी 1 है। क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन यहाँ पर 2 है, तो रिएक्टेंट में भी आपको 2 ही मिलेंगे, प्रोडक्ट में भी आपको 2 ही मिल रहे हैं। जिंक रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, और सल्फेट या फिर सल्फ़र 1 है रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में भी है, और ऑक्सीजन 4 है रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में भी 4 है, ठीक है। तो ये बैलेंस इक्वेशन, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता आपको नहीं है, बस सिंबल लिख दीजिए, ओके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एक बार, चलो नेक्स्ट में करते हैं, नेक्स्ट में करें या इसी में करें, चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। तो चलिए नेक्स्ट में करते हैं इसको, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।